वेलकम है यूट्यूब चैनल। अगर आप झारखंड टेट, बिहार टेट, स्टेट किसी भी स्टेट टेट या सी टेट की तैयारी आप कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो ही बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न आते हैं और 30 प्रश्न आप बहुत ही आराम से हल कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये सीरीज आपको पहले मिलता रहे और इस सीरीज को आप हल कर लेंगे तो आप 30 में 30 नंबर ले आएंगे। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे प्रश्न को यहाँ पर हल करने वाला हूँ जो किसी न किसी रूप में टेट, सी टेट में, यूपी टेट में या झारखंड टेट, बिहार टेट में आए हुए प्रश्न हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्टिव हल बताने वाला हूँ, विस्तार से हल बताने वाला हूँ, समझा समझा करके हल बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करता हूँ मैं। पहला सवाल है, खाली जगह है। खाली जगह में है कि के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। देखिए, बहुत ही क्लोज प्रश्न होता है। इस तरह के प्रश्न आते हैं सी टेट में या किसी भी स्टेट के टेट जब हो रही है तो उसमें बहुत ही क्लोज प्रश्न आते हैं। तो आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आप देखिए कितना क्लोज आंसर इसका होने वाला है। खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर की निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि वे इन्हें कब उपयोग किया जाए, यह उनके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास में योगदान करता है। तो ये सब खेल का काम है, खेल ये सब करता है। लेकिन सबसे पहला काम खेल का है कि यह समय बिताने का सुखद तरीका है। इसके अलावा ये सब काम करता है। समय बिताने का एक सुखद तरीका होने के साथ साथ ये सब काम कर रहा है। मतलब पहला इम्पोर्टेंस उसका है कि समय बिताने का खेल सुखद तरीका है, इसके बाद ही ये सब काम होता है खेल का। तो इसी तरह से आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। दूसरा सवाल है, मानव विकास है। क्या है मानव विकास? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है या ए और बी दोनों है। आप यहाँ पर देख रहे हैं विकास, मानव विकास जो होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो इस तरह से इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मानव विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। मात्रात्मक मतलब होता है लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना, इसमें शामिल होता है। और गुणात्मक में होता है योग्यता, क्षमता, अभिवृद्धि में वृद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन आदि में परिवर्तन। ये सब यानी कि मानव विकास जो होता है ये सभी गुणों से भरपूर होता है, सभी गुण इसमें होने चाहिए। मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों गुण होने चाहिए मानव विकास में। अगला सवाल है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो है विभिन्न क्षेत्र में मानव विकास को विभाजित किया जाता है, वो कौन कौन सा है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। मानव विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है उसका है शारीरिक विकास, और इसमें मानव किसी भी कार्य को करने शारीरिक रूप से तैयार होता है। उसके बाद वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेकर उसे अपने संज्ञान में लाकर विचार करता है। मतलब शारीरिक विकास के बाद संज्ञानात्मक विकास होता है। इसके बाद होता है, उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझकर उसे प्रस्तुत करता है। मतलब उसके बाद संवेगात्मक विकास यहाँ पर होता है। संवेगात्मक विकास पहला होता है शारीरिक विकास, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास, उसके बाद संवेगात्मक विकास और अंत में सामाजिक विकास होता है। इस तरह से विकास की एक प्रक्रिया है। वो विकास की प्रक्रिया कौन है? तो शारीरिक विकास पहले, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास, उसके बाद संवेगात्मक विकास और अंत में सामाजिक विकास होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही होगा। बहुत ही क्लोज आंसर यहाँ पर आता है इस सब का। अगला सवाल है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? आप यहाँ पर देख रहे हैं एक कथन है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है? आप देखिए यहाँ पर ये कथन हॉरलॉक का है। हॉरलॉक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक
क्रम में चलती रहती है। यह प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इसमें प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है, यह हर्लॉक ने बोला है। क्या है हर्लॉक के अनुसार कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई और नवीन विशेषताएं और नवीन विशेष प्रयोगिताएं प्रकट होती है। यह हर्लॉक का कथन था। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, बाल विकास में किस पर बल दिया जाता है? प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण के अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी होता है। आप यहाँ पर देखेंगे बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है। इसमें प्रक्रिया वातावरण के अनुभव पर कोई बल नहीं दिया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? बाल विकास की 4 अवस्था कौन कौन है? गर्भावस्था है 0 से 9 माह तक, शैशवावस्था है जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था है 7 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष तक। तो ये शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसमें ये बाल विकास में होता है। अगला सवाल है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास और पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, या उपरोक्त सभी। तो आप देख रहे हैं बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र ये सभी होता है। मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं। बाल विकास का ये परिभाषा है कि मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक होने वाले जैविक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं, तथा इसके अंतर्गत हम बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यवहारिक परिवर्तन, वातावरण का बालक पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही बालक के व्यक्तिक भिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास में ये सभी चीज क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। एक कथन है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है, यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये किसका सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत डार्विन का है। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्रम विकास किसको कहते हैं? तो क्रम विकास जैविक आबादी के अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तथा केवल वही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल पाते हैं। मतलब आज के अनुसार जो व्यक्ति नहीं ढाल पाया, जो प्राणी नहीं ढल पाया, नए नए वातावरण के अनुसार जो प्राणी नहीं ढल पाया वो जीवित नहीं रह पाता है, उसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास में वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया, ये सही है। वृद्धि विकास का एक ही भाग है, ये भी सही है। विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सवाल ए ऑप्शन जो है, विकास में वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ऐसा नहीं होता है। विकास में वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्य की गुणात्मक वृद्धि से संबंधित होती है, जबकि वृद्धि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया जो शारीरिक एवं मात्रात्मक परिवर्तन है। देखिए विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलते रहता है, व्यक्ति के अंत तक चलते रहता है, लेकिन वृद्धि जो होता है वो इसी एक समय तक चलता है। 12 साल 14 साल किशोरावस्था तक वृद्धि होता है, उसके बाद वृद्धि बंद हो जाती है। शारीरिक में मात्रात्मक परिवर्तन बंद हो जाता है, गुणात्मक परिवर्तन जारी रहता है। अगला सवाल है, एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो यहाँ पर आप देखेंगे विकासीय विधि ये सर्वाधिक अच्छी विधि है। किसी बच्चे के विकास एवं वृद्धि का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि विकासीय विधि है। हॉर्लॉक ने के अनुसार विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है और विकासात्मक परिवर्तनों का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता प्राप्त करना है। अगला सवाल है, विकास का अर्थ है। आप यहाँ पर देखेंगे विकास का अर्थ
चार ऑप्शन है, सबको पढ़ करके देख लेते हैं। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो विकास का अर्थ होता है परिपक्वता, परिपक्वता एवं अनुभव। विकास एक परिवर्तन है जिसमें उत्तरोत्तर यानी गुणात्मक वृद्धि होती रहती है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। विकास मानव के शारीरिक एवं परिपक्वता के साथ उसके अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला को हम लोग विकास कहते हैं। अगला सवाल है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? संक्रमण का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलना। तो वयस्कता के संक्रमण काल हम लोग किशोरावस्था को कहते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं प्रौढ़ावस्था वयस्कता के बीच का संक्रमण काल होने के कारण इसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। किशोरावस्था को सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। इस अवधि में बालक दोनों ही अवस्था में रहता है, न तो उसे बालक ही समझा जाता है और न ही प्रौढ़ के रूप में ही स्वीकृति मिलती है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बाद की बाल्यावस्था नहीं, बाल्यावस्था के बाद क्या होता है? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता कौन नहीं है? देखिएगा यहाँ पर काल्पनिक भयों का अंत, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये तीन जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आप देखेंगे किशोरावस्था का ये गुण है। लेकिन भविष्य की योजना की सूझबूझ किशोरावस्था में नहीं होती है। भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है जिसके कारण वह तनाव में रहता है, न कि वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। यह विशेषता सामान्यतः प्रौढ़ावस्था में हो सकती है। ये विशेषता जो होती है भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये प्रौढ़ावस्था की विशेषता है, न कि किशोरावस्था की। अगला सवाल है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष को कहते हैं एवं विलंब विकास समाजीकरण से संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। गिरोह अवस्था समाजीकरण से संबंधित होता है। तीसरा से आपका ऑप्शन सी सही होगा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। ये आयु वर्ग गिरोह अवस्था की होती है एवं विलंब विकास से संबंधित समाजीकरण होता है। अगला सवाल है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। कौन कौन से 4 चरण हैं? संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। इसकी पहचान कौन किया था? तो हम जानते हैं कि इसकी पहचान जीन पियाजे ने किया था। जीन पियाजे के द्वारा ये पहचान की गई थी। जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण में विभाजित किया गया था। संवेदनात्मक गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से 14 वर्ष तक की होती है। अगला सवाल है, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या चीज़ विकसित कर रही है? स्वायत्तता को प्राप्त करना चाह रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 14 वर्षीय देविका किशोरावस्था में है, यानी कि 14 वर्ष की किशोरावस्था में है। इस अवस्था के बालक बालिकाओं में शारीरिक एवं मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। कोलेस्निक का कथन है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। कोलेस्निक का कथन है कि किशोर
प्रौढ़ों को अपने मार्ग का बाधा समझते हैं। प्रौढ़ उनकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं, इसलिए वो बाधा समझते हैं इसको। अगला सवाल है, शैशव काल की अवधि क्या है? शैशव काल किसको कहते हैं? जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को शैशव काल कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं शैशव काल के बारे में बहुत सी अलग अलग विचारधारा प्रस्तुत है। शैशव अवस्था बालक का निर्माण काल होता है। सामान्यतः यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक की मानी जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जन्म से 5 वर्ष से कौन लोग शैशव काल कहते हैं। पहले 2 वर्ष पूर्व शैशवावस्था, 2 से 5 वर्ष की आयु को उत्तर शैशवावस्था कहते हैं। किंतु विभिन्न विद्वानों ने विकास की अवस्थाओं को अपने अपने ढंग से वर्गीकृत किया है। इन्हीं विद्वानों में से कोल भी हैं जिन्होंने शैशवावस्था की आयु को जन्म से 2 वर्ष को माना है। यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं, जन्म दिया हुआ ऑप्शन में जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष। इसमें आपका जन्म से 2 वर्ष ही सही होगा। अगर यहाँ पर जन्म से 5 वर्ष दिया हुआ रहता तो वो ऑप्शन सही होता, लेकिन वो है नहीं, इसलिए जन्म से 2 वर्ष को आप मारेंगे यहाँ पर। अगला सवाल है, किशोर खाली जगह का अनुभव कर सकते हैं। क्या चीज़ का अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, या आत्मसिद्धि का भाव, या जीवन के प्रति परितृप्ति का भाव, या दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किशोर जो होते हैं, ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार, ये तीनों मनोवैज्ञानिक के अनुसार किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना, श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। किशोर चाहता है कि वो महत्वपूर्ण रहे, समूह में उसकी स्थिति बहुत ही सर्वोत्तम रहे और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाए। इसके अलावा व्यवसाय चुनने की समस्या आदि के कारण वह अधिक चिंतित रहने लगता है, जो धीरे धीरे दुश्चिंतता का रूप ले लेता है। तो ये सही होगा। जीवन के प्रति परितृप्त नहीं हो सकता है, या आत्मसिद्धि का भाव उसमें नहीं आएगा। उसमें कोई डर नहीं रहता है कि बचपन में हम क्या किए हैं, अपराध के प्रति डर का भाव उसमें नहीं होता है। वो भविष्य की लेकर के चिंतित होते हैं, तो ये होना चाहिए उसमें। अगला सवाल है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? देखिए, स्टैनली हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास का सिद्धांत कहा है। आकस्मिक विकास के अंतर्गत व्याख्या किया है कि इसके अनुसार किशोर में जो शारीरिक एवं मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। तो स्टेन हॉल के अनुसार किशोरावस्था के बारे में जिक्र किया गया है। किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। इसे दर्शाता है कि किशोरावस्था के विकास के बारे में स्टेन हॉल ने अपना व्याख्या किया है। वो बुद्धि की प्रकृति या अधिगम की प्रेरणा की भूमिका या मूल्यों के विकास, इसके बारे में चर्चा नहीं किया है। उन्होंने चर्चा किया है किशोरावस्था के विकास के बारे में। अगला सवाल है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में किस अवस्था में होती है? विद्रोह की भावना आप जान रहे हैं किशोरावस्था में ही होता है, लेकिन किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था या पूर्व किशोरावस्था, इसको आप ध्यान से देखेंगे। पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष होता है और मध्य किशोरावस्था 14 से 16 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था यानी 12 से 14 वर्ष में किशोर में शारीरिक एवं मानसिक स्वतंत्रता भावना होती है। अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। कोलेस्निक का कथन है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकते हैं। इस प्रकार से प्रौढ़ को अपने दुश्मन समझने लगता है किशोर, उसमें विद्रोह की भावना जागृत हो जाती है। वो होता है पूर्व किशोरावस्था में। इसका ऑप्शन सी सही होगा, पूर्व किशोरावस्था। अगला सवाल है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? शैशवावस्था में बुद्धि का विकास सबसे ज़्यादा होता है। 90% तक विकास शैशवावस्था में हो जाता है, लेकिन बुद्धि का अधिकतम विकास जहां ऑप्शन में आ जाता है तो उसे हम किशोरावस्था कहेंगे, क्योंकि किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। मतलब किशोरावस्था आते आते तक बुद्धि का विकास लगभग पूरा हो जाता है। इस अवस्था में बालकों की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। उसके बाद विकास लगभग नगण्य होती है। तो किशोरावस्था आते आते तक बुद्धि का विकास हो चुका होता है, अधिकतम विकास पूरा हो जाता है। अगला सवाल है,
कौन से व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये किसका कथन है? आप देख रहे हैं वाटसन, एक वाटसन मनोवाद व्यवहारवादी हुए थे। वाटसन में बहुत सारे प्रयोग किए हैं और उस प्रयोग के अनुसार वो ये कहते हैं कि एक नवजात शिशु को हमको दे दो तो हम उसको, देखिए वाटसन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में अग्रणी थे, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में ये अग्रणी थे। वाटसन ने मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और मानव विकास में व्यवहारवाद की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। तो आप एक ऑप्शन यहाँ पर आता है कि व्यवहारवाद के सिद्धांत को किसने दिया, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो वाटसन ने दिया था। इन्होंने अपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। इनका प्रमुख कथन है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर चाहे जो बना सकता हूँ। अगला सवाल है, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति कठोर होते हैं पूर्वाग्रही किशोर किशोरी? वो अपने समस्या के प्रति कठोर होते हैं। ठीक है, पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से बनी हुई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। पूर्वाग्रह मतलब जो एक बार उसके मन में बैठ गया, पूर्व धारणा बैठ गया, उसी को पालन करना, वो पूर्वाग्रही है। इस प्रकार पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्याओं के प्रति कठोर हो जाते हैं। अगला सवाल है, शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, संज्ञानात्मक, संरक्षित, संवेगात्मक। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक ये होता है शैशवावस्था में, सामान्यतः 0 से 6 वर्ष तक, जब तक शैशवावस्था रहता है बालक की शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। उसे गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति कर देता है, खुश होने पर अभिव्यक्ति हंसी द्वारा करता है। अतः शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। अगला सवाल है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के किस उम्र को स्व केंद्रित अवस्था कहते हैं? तो शैशव काल को हम लोग कहते हैं। शैशव काल की अवस्था को तो जन्म से 6 वर्ष की अवस्था शैशव काल कहा जाता है। शैशव काल का अंतिम चरण यानी 3 से 6 वर्ष, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ऐसे बालक स्वयं की खुशी की चिंता करते हैं, इसलिए इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, जो 3 से 6 वर्ष है। इस अवस्था में स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक की। अगला सवाल है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किस अवस्था में ऐसा होता है कि माँ बाप के साये से बाहर निकल करके और बालक संगत को पसंद करता है, यानी साथी को पसंद करता है? यहाँ पर 2 ऑप्शन, किशोरावस्था या पूर्व किशोरावस्था। यहाँ पर इसी दोनों में से कोई होगा, तो पूर्व किशोरावस्था इसका ऑप्शन सही होगा, किशोरावस्था में नहीं। जैसे ही पूर्व किशोरावस्था में प्रवेश करता है बच्चा, इस प्रकार का उनके मन में आने लगता है। आप देखेंगे 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने साथियों के संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षा अपने माता पिता के। तो इस अवस्था को कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो परवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, परवर्ती बाल्यावस्था यानी अंतिम बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहते हैं। परिपाक काल या परवर्ती बाल्यकाल, बाल्यावस्था, इसी को कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या मान्यता है? बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है, ये सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। अगला सवाल है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है?
व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना बच्चों पर क्यों महत्वपूर्ण होता है। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं। देखिए, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं, ये तो गलत है। शिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला सवाल है, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। पूर्व विद्यालय में यानी आंगनबाड़ी वगैरह में जब आता है बच्चा तो बहुत ही चिल्लाता है, मुक्त रूप से यानी स्वतंत्र रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात यही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे एवं गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ऐसा क्यों होता है? आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूर्व विद्यालय में जब बच्चा जा रहा है तो बच्चा जो भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है वो चिल्ला करके व्यक्त कर रहा है, मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष के पश्चात जब प्रारंभिक विद्यालय में जा रहा है तो उसके कंधे एवं गर्दन की पेशियां तन जाती हैं और वो चिल्ला करके व्यक्त नहीं करता है। इसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार होता है? सैद्धांतिक आधार यहाँ 4 दिए हुए हैं, इनमें कौन सही होगा? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भिन्न भिन्न रूप में होता है, विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन 4 देखिए, विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है। ये सैद्धांतिक आधार पर ये बच्चा इस प्रकार से कर रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे, विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात यही बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे एवं गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार विभेद एवं एकीकरण सिद्धांत का लक्षण है। अर्थात उस बच्चे के विभेद यानी कि विश्लेषण, जांच, पदच्छेद तथा एकीकरण यानी कि एकीभाव, संघीकरण के विकास लक्षणों के अनुसार है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? नहीं पर आप ध्यान दीजिए, नहीं है यानी 3 सही है और 1 गलत है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये सही है। विकास के क्षेत्र सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की क्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, नहीं, सभी विकास अधिगम एक समान से आगे नहीं बढ़ते हैं। सभी विकास एक समान गति से आगे बढ़ते हैं सिद्धांत गलत है क्योंकि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तन के संगठन से है। इस वीडियो में बस इतना ही। 30 प्रश्न आप यहाँ पर देखें। अगले पार्ट में मैं देखूंगा 30 प्रश्न और लेकर के आऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न देखने के लिए इसी प्रकार से मैं समझा करके आगे की प्रश्न को भी हल करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन भी दबा लेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।